Hello ninth class, welcome to the online study platform of PCM tutorials। आज हम लोग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोग अवेयर होंगे कि लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें मैंने न्यूक्लियस तक का आपको कवर करा दिया था। यानी कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल के जो दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर अप कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मान के चलो ये आपका एक सेल है। ठीक है, अब सेल के बीचों बीच यहाँ पे एक है न्यूक्लियस, अराउंड सेंटर में ही होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से चालू होता है एक इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये न्यूक्लियस से चालू होता है। ये न्यूक्लियस से चालू होता है और कंटिन्यूस रहता है बिल्कुल सेल के आखिरी वाली वॉल तक, है ना। यानी कि आप इसे ऐसा समझ सकते हो, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देता है स्केलेटन अंदर से लेके बिल्कुल बाहर तक, उसी तरीके से पूरे सेल को सपोर्ट देने का जो काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एक तरीके से ये किसी भी बॉडी का, लिविंग बॉडी का या फिर सेल का ये सपोर्ट सिस्टम होता है, स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, एक तरीके से बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये बिल्कुल सेल के न्यूक्लियस से चालू होता है और बिल्कुल एंड तक कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन तक। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे कुछ लोग प्यार से ER भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की वॉल्स जो हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की वॉल्स जो हैं वो पोरस होती हैं। पोरस होती है यानी कि इनकी वॉल्स पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी राइबोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो प्रोटीन बनाते हैं या जिनका प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कि राइबोसोम्स, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रिपेयर होते हैं और न्यूक्लियस होल्स की मदद से बाहर निकल जाते हैं। अब अगर वो न्यूक्लियस होल्स की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होल्स की मदद से अगर वो बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके स्टिक हो जाते हैं। अब अगर वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके अगर स्टिक हो गए हैं, है ना, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि थोड़े से ग्रैन्युलर होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि थोड़े से ग्रैन्युलर होते हैं यानी कि जो थोड़े से रफ होते हैं। क्यों रफ होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी पे राइबोसोम्स स्टिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी पे राइबोसोम्स हमेशा स्टिक रहते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस के पास वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा वही रफ रहेगा। तो दूर वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं, मतलब राइबोसोम्स अटैच नहीं है, वो कुछ दूसरा काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करने के अलावा।
तो वो जो काम करेगा उसे हम कहते हैं कि भैया ये कुछ लिपिड्स बनाएगा, कुछ हार्मोन्स बनाएगा और कुछ स्टीरॉइड्स बनाएगा। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? ये लिपिड्स, हार्मोन्स और ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं, ये कुछ तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लिपिड्स की बात मैंने करी, तो लिपिड्स जो है वो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैं आपको ऊपर डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। ये जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। तो ये लिपिड्स इसे बना के कौन देता है? ये लिपिड्स इसे बना के देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और इनके बारे में डिस्कस करना चाहें, इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहें, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि सेल के अंदर से जितना भी वेस्ट है उस वेस्ट को क्लियर करने का काम करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो ये इनके कुछ काम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना। राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रिपेयर होते हैं। छोटी छोटी स्फेरिकल यानी कि ग्रेन्स, इस टाइप की बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये बॉल्स टाइप के जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है लिपिड्स तो इनके पास होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चीज़ बनाएंगे ये प्रोटीन्स में रिच होंगे। और ये दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करेंगे। अब कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों प्रकार के सेल के अंदर आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आप लोगों को शायद याद होगा कि राइबोसोम्स मैंने न्यूक्लियस के फंक्शन में बताया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस बनाता है ना। अब वो न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने राइबोसोम बनाया। राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियर वॉल से बाहर निकल गया। कुछ राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके चिपक गया और उसने बना दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ राइबोसोम जो है वो पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव भी करेंगे। तो हम इन्हें ये कह सकते हैं कि दे समटाइम्स दे ऑकर इन फ्री स्टेट और समटाइम्स दे आर अटैच्ड, दे फाउंड अटैच्ड with endoplasmic reticulum, hence are called rough endoplasmic reticulum। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द राइबोसोम। अब सेल के एक और ऑर्गेनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है। ठीक है, ऑर्गेनल का नाम है गोल्गी एपरेटस। अब आप चाहो तो इसे गोल्गी कहो चाहे गोल्जी कहो, जो कहना है कहो। ठीक है, गोल्गी एपरेटस मैं कह रहा हूँ, कहते हैं हम गोल्गी एपरेटस, जिसे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कमीलो गोल्गी, है ना, इन्होंने डिस्कस किया था, इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। क्या होता है ये? ऐसा समझ लो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डिटैच्ड पार्ट है। ये जो गोल्गी एपरेटस है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटैच्ड पार्ट है। ये देखो, ये आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, है ना। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के जैसा ही दिखने वाला, फ़र्क ये है कि एक छोटा सा डिटैच्ड पार्ट होता है। उस डिटैच्ड पार्ट को हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। देखो जरा, मैंने बताया सिस्टर्न टाइप का स्ट्रक्चर है ना। कुछ वेसिकल टाइप के भी स्ट्रक्चर हैं। सिस्टर्न यानी कि जो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होता है ना, इन्हें सिस्टर्न स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये वेसल टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो सिस्टर्न वेसल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने और कुछ बात करनी है तो ये कि ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, है ना। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस जब मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है तो वो एक लाइव सेल बनाता है, एक कंप्लीट सेल बनाता है। लेकिन जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है तो वो एक इनकम्प्लीट सेल बनाता है। वैसे ही गोल्जी एपरेटस एक कंप्लीट ऑर्गेनल है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है बहुत सारी ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, वेसल्स का या फिर वैक्यूल्स का।
ठीक है। खास बात यह है, कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से सेल में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो इनकम्प्लीट सेल में आपको कभी भी गोल्जी एपरेटस नहीं मिलेंगे, यानी कि दे आर एब्सेंट इन आरबीसी बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस जो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती हैं, प्लांट सेल की गोल्गी एपरेटस को बोला जाता है डिक्टियोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों से पूछा जाएगा एक छोटा सा 1 मार्क का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले अब पेपर बनना चालू हो गए हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिक्टियोसोम। तो इसका आंसर आपको लिखना रहेगा कि इट इज द व्हेन गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट इन प्लांट सेल रिफर्ड एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अब डिक्टियोसोम से ही मिलता जुलता एक छोटा सा वर्ड है, देखो, लाइसोसोम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है, उनके प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा गोल्जी एपरेटस जो है, जिस तरीके से जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था ना, मेम्ब्रेन, सेल वॉल बनाने में, सेल वॉल सिंथेसिस करने में, लिपिड बनाने में, वैसे ही गोल्जी एपरेटस का भी सेल वॉल बनाने में या सेल मेम्ब्रेन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स विच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन लाइक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, है ना। इनके पास कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है गोल्जी एपरेटस का, वो ये है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो जैसे कोई खाना बना, है ना, जैसे हम घर पे भी अगर खाना बनाते हैं तो उस खाने को हम अगर उसी समय नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम उस खाने को अच्छे से स्टोर करके डब्बे वब्बे में रख के, किसी बॉक्स वॉक्स में रख के, किसी थर्मस जैसे कंटेनर में रख के हम उसे फ्रिज में रख देंगे या कहीं रख देंगे, स्टोर कर लेंगे कुल मिला के, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे फैक्ट्रीज की बात हो गई, फैक्ट्रीज में चिप्स विप्स का प्रोडक्शन हुआ, तो चिप्स जितनी भी बनाई जाती हैं, है ना, वो चिप्स को पहले वो बाकायदा पहले पैक करते हैं, फिर उसके बाद सर्व किया जाता है। तो ये समझ लो कि गोल्जी एपरेटस जो है ना, वो एक सेल की पैकेजिंग यूनिट होती है। सेल की पैकेजिंग यूनिट होती है, इसे कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना बनेगा उस खाने को स्टोर करने का काम, बकायदा उस खाने को प्रोसेस करके पैक करने का काम फॉर फर्दर यूज, वो सारे जो काम है उस काम को करेगा आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्गी एपरेटस। ठीक है। तो ये था आज के अपने 3 टॉपिक्स, है ना। एक बार मैं वापस से थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, हम उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो भैया आज के टॉपिक में हमने 3 टॉपिक अभी डिस्कस किए। एक पढ़ा अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा हमने राइबोसोम्स, और तीसरा पढ़ा हमने गोल्जी एपरेटस, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सिस्टर्न वेसिकल ट्यूब्यूल शेप में मिलता है, न्यूक्लियस से चालू होता है, एंड तक रहता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुए जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी पे आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस हो जाता है वो रफ हो जाता है, तो इस वजह से उन्हें बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी बॉडी, उनका सरफेस रफ नहीं होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपका रफ है तो वो क्योंकि राइबोसोम की वजह से रफ है, तो इस वजह से उन्हें बोला जाता, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी, उनका सरफेस रफ नहीं है, यानी कि उसके अलावा वो और कुछ काम करेंगे, तो जो दूसरा काम वो करते हैं कि वो लिपिड्स बनाएंगे, किसी और चीज़ का सीक्रेशन करेंगे, है ना। ये हो गया, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आता है राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर बनता है भाई, छोटे छोटे से ऑर्गेनल रहते हैं, कई बार स्टिक रहते हैं, कई बार फ्रीली मूविंग रहते हैं। ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री को इन्हें प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली प्रोटीन फैक्ट्री वाली चीज़। ठीक है। क्या काम करते हैं और, है ना, तो इनका जो काम होता है वो ये होता है कि
ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो सेल्स हैं ये दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। फिर बात आती है हमारे गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस को बनाया था साइंटिस्ट, मतलब हम हमसे जो इंटरेक्शन हुआ था गोल्जी एपरेटस का वो हुआ था साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी, जो भी कहना हो, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटैच पार्ट टाइप आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, माइंड दैट, समझ सकते हो क्योंकि उसी के जैसा ही दिखता है, स्मूथ होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट सेल्स में नहीं मिलता है, कंप्लीट सेल्स में मिलता है। प्लांट में अगर है तो उसे हम कहेंगे डिक्टियोसोम्स, है ना। प्लांट में अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम्स। अब डिक्टियोसोम से ही मिलता जुलता वर्ड है लाइजोसोम, यानी कि गोल्जी एपरेटस जो है वो हमें लाइजोसोम के सिंथेसिस में मदद करेगा। क्लियर। इसके बाद कुछ सिंथेसिस तो करेगा ही, तो ये सिंथेसिस करता है एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह। और जितनी भी सिंथेसिस हो रही है उस सिंथेसिस को खासकर ये पैक करने का काम करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा और स्टोर करने का काम करेगा। तो ये था गोल्जी एपरेटस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी एपरेटस ने बनाया लाइजोसोम। लाइजोसोम देख लें तो ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक ट्रैक है, यानी कि पहले माउथ में डाइजेशन होगा थोड़ा बहुत, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। लेकिन सेल तो एक बहुत छोटी सी बॉडी है ना। तो सेल का डाइजेशन कहाँ होगा? सेल जो भी खाना अंदर लेगा, जो भी फूड सेल के अंदर जाएगा वो कैसे डाइजेस्ट होगा? तो उसे डाइजेस्ट करने का जो जिम्मा है वो है लाइजोसोम का। क्या करता है लाइजोसोम, कैसा दिखता है लाइजोसोम? तो लाइजोसोम जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गन है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो दूसरे ऑर्गन से मिलजुल जाएगा, तो हम उसे अलग तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। आप ऐसा समझ सकते हो कि कॉलोनी है, कॉलोनी में घर है, हर घर की एक बाउंड्री है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ भैया ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है। तो वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गन, और सेल के अंदर के डिफरेंट पार्ट को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स को डिस्कस जो करेगा, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो डिफाइन जो करेगा वो उनकी मेम्ब्रेन करेगा कि हाँ भैया ये एक अलग स्ट्रक्चर है क्योंकि ये मेम्ब्रेन से अलग बाउंडेड है, और ये एक अलग स्ट्रक्चर है। तो लाइजोसोम इज ऑल्सो एन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, है ना। तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखा है जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लाइजोसोम्स आर प्रिपेयर्ड बाय RER, लाइजोसोम एंजाइम्स आर मेड बाय RER, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, या फिर ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाले स्टेटमेंट को कि गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, है ना। तो एक्चुअली में ऐसा समझो आप कि अगर फैक्ट्री में कुछ बना तो वो डायरेक्ट आपके पास आएगा नहीं। अगर फैक्ट्री में कुछ बना है तो वो पहले जाएगा किसी होलसेलर के पास, फिर उससे आएगा वो रिटेलर के पास, है ना। तो वैसा ही ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम्स बनाए, ठीक है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम्स बनाए, उस एंजाइम्स को भेजा गोल्जी एपरेटस तक, गोल्जी एपरेटस उसे फर्दर एक्सपोर्ट करेगा लाइजोसोम्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइजोसोम्स एंजाइम्स जो होते हैं, लाइजोसोम को एंजाइम बनाने में जो मदद करता है वो मदद करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली गोल्जी एपरेटस। इस तरीके से आप इसे समझ लो, ठीक है। अब ये पूरे सेल का डाइजेशन में मदद करेगा भाई। मैंने क्या बोला, ये पूरे सेल के डाइजेशन में मदद करेगा, पूरे सेल के डायरेक्शन में मदद करेगा। तो कैसे करेगा पूरे सेल के डायरेक्शन में? आप इसे ऐसे समझ सकते हो,
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे हाथ में पैर में कहीं पे चोट लग गई, चोट लग गई तो वहाँ की स्किन जो है वो निकल गई, जो पुरानी स्किन थी, जो स्किन खराब हो चुकी थी, जो डेड सेल्स थे, डेड टिश्यूज थे, वो निकल गए। अब डेड टिश्यूज की जगह जो ले लेगा वो नए टिश्यूज ले लेंगे, है ना। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि मान लो बॉडी का, सेल बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट जो है वो खराब होने लगा। अब उस खराब पार्टिकल को रिप्लेस करके नया पार्टिकल, नया पार्ट लगाना है। नया पार्ट अगर हम लगाएंगे तो नया पार्ट जो है, पुराने पार्ट का क्या करेंगे, तो उस पुराने पार्ट को स्वॉन आउट, खराब पार्ट को जो रिप्लेस करने का, मतलब खराब पार्ट को हटाने का जो काम करेगा वो लाइसोसोम करेगा। कैसे करेगा, ये अपने कुछ एंजाइम्स, क्योंकि इसने बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना के रखता है ये, है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे ना, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो पूरे के पूरे पार्ट को खा जाएंगे, पूरे के पूरे पार्ट को डाइजेस्ट कर जाएंगे, ताकि उसके जगह पे नया पार्ट आ सके, है ना। यानी कि ये पुराने पार्ट को रिप्लेस करने में, मतलब पुराना पार्ट तो कचरा हो गया, तो दैट इज वाई द पुराना पार्ट आर, दैट इज वाई दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, है ना, कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरा साफ करने वाले, है ना, ये इन्हें ऐसा कह सकते हो। अब फूड को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम रिलीज करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर जाएंगे, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव बैग्स, है ना, डाइजेशन में मदद करते हैं। और क्या बोले भाई, और क्या काम कर सकते हैं ये, भाई इनके पास एंजाइम्स हैं जो कोई भी खराब चीज़ को डाइजेस्ट कर जाते हैं, कोई भी खराब चीज़ को मतलब डाइल्यूट कर देते हैं, एक तरीके से हटा ही देते हैं, है ना। जैसे कचरे को हम जला देते हैं उस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम भी है ना, ये एक तरीके से जो भी खराब चीज़ होगी उसे गला देंगे, जला देंगे, है ना। तो कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो फॉरेन बॉडी का, कोई भी फॉरेन बॉडी को ख़त्म करने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा, वो भी लाइजोसोम्स का रहेगा, है ना। यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को ये एक तरीके से डिफेंस सिस्टम में भी मदद करते हैं, कोई भी पैथोजन आएगा उसे खा जाएगा, उसे डाइल्यूट कर देगा, है ना। सेल के डाइजेशन में मदद करेगा। इसके अलावा लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में या कोई भी लिविंग बॉडी में हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत, है ना, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इतने सारे सेल्स होते हैं। कंटिन्यूसली सेल बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, है ना। अब जो सेल पुराने हैं, जिनका अब ख़त्म हो गया, अब नए सेल्स उन्हें रिप्लेस करेंगे, तो जब भी पुराने सेल को उस जगह से कंप्लीटली हटाना होगा तो डाइजेस्टिव, ये जो लाइजोसोम है ना, ये बर्स्ट हो जाएगा। लाइजोसोम की जो वॉल्स हैं वो रप्चर हो जाएगी, सारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा, और वो पूरे के पूरे एंटायर सेल को डाइल्यूट कर जाएगा, एंटायर सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, और उस जगह से उस सेल का जो वजूद है वो मिट जाएगा, ताकि उसकी जगह नया सेल ले सके। दैट इज़ वाई पूरे सेल की सुसाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं लाइजोसोम। दैट इज़ वाई लाइजोसोम आर ऑल्सो रेफर एज सुसाइडल बैग्स, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो रेफर एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट्स आप तक पहुंच चुके होंगे, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं कलेक्ट किए हैं वो जाके नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं ब्रांच से, ठीक है। और ये भी वही जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, ये भी वही नोट्स हैं। तो जो लोग चाहें वो वापस से इन नोट्स से भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखो, ठीक है। वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो आपको चीज़ें रिवाइज भी होगी, चीज़ें याद भी होगी, चीज़ों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी डाउट आता है तो यू नो हाउ टू कांटेक्ट मी, है ना। आप लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है, आप यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।